हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चुगलखोर कहीं की। मम्मी मम्मी जल्दी यहाँ आओ। हॉल में बैठी शांति देवी जैसे ही अपनी बेटी की आवाज सुनती है तो किचन में आती है। क्या बात है बेटी? मम्मी देखो तो जरा, भाभी ने फिर दूध पतला कर दिया। देखो आज भी दूध में मलाई नहीं लगी है। उन्होंने जानबूझकर उसमें पानी डाल दिया होगा ताकि मलाई नहीं बन पाए और देसी घी भी ना बन पाए। मैं जानती हूँ उन्होंने ये सब जानबूझकर किया होगा ताकि देसी घी ना बन पाए। आप जानती है ना मुझे तिल के लड्डू कितने पसंद है, वो भी देसी घी में बने हुए। शांति देवी ने गैस की तरफ नजर घुमाई और अपनी बहू को आवाज देते हुए कहा, सीमा यहाँ आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? दूध में पानी डाला है क्या? माँ जी बस थोड़ी सी कमी थी इसलिए आधा गिलास जोड़ दिया। बच्ची को भी देना होता है, कल आप ही ने कहा था ना कि दूध कम पड़ रहा है। तभी नैना बीच में ही बोल पड़ती है, लो सुन लो नया बहाना। इनका हर काम बहाना होता है। मुझे तो लगता है ये खुद ही सारी मलाई चट कर जाती होंगी और बहाना दूध कम पड़ जाता है इसका लगा लेती होंगी। ये आप कैसी बातें कर रही है दीदी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? वो तो तुम जानो भाभी, मुझे क्या पता। देख बहू, आज तो ये हो गया लेकिन आगे से ध्यान रखना। शांति देवी ने सीमा को उस वक्त कुछ नहीं कहा क्योंकि सीमा का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन नैना तो कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपनी भाभी को दो बातें सुनाने का। ऐसे ही एक रोज, हाँ रिया डोंट वरी, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। ऐसा कहकर नैना फोन रख देती है और जल्दी से अपनी अलमारी से ड्रेस बाहर निकालती है, लेकिन तभी शांति देवी उसके कमरे में आती है। नैना बेटी ये ले जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दे, मुझे कमला के यहाँ कीर्तन में जाना है आज। वो परसों उसके बेटे की शादी है ना, तो उसने आज कीर्तन रखा हुआ है घर में। मैं तब तक नहा कर आती हूँ, तो जल्दी से इसे प्रेस कर दे। ऐसा कहकर शांति देवी वहाँ से चली जाती हैं। अरे यार, मुझे तो रिया के साथ शॉपिंग पर जाना था। ओफो, क्या मुसीबत है। अब नैना जल्दी से प्रेस ऑन करती है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो प्रेस का बटन फुल कर देती है और उसमें साड़ी जल जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया? अगर मम्मी को पता चला ना तो मेरी वाट लगा देगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, मम्मी ने ये साड़ी दी, इसे प्रेस करने के लिए कहा है। आप अभी से प्रेस करके मम्मी को दे दो। आप रख दीजिए, मैं बर्तन धुलने के बाद प्रेस कर दूंगी। नहीं, उन्हें अभी चाहिए। अब बर्तन बीच में ही छोड़कर सीमा अपनी सास की साड़ी प्रेस करने लगती है, लेकिन फिर उसकी नजर उस जली हुई साड़ी पर जाती है। अरे ये साड़ी कैसे जल गई? लेकिन मैंने तो प्रेस की आंच एकदम धीमी रखी हुई थी। भाभी, अगर साड़ी प्रेस हो गई तो दे दीजिए, मम्मी को चाहिए। प्रेस तो मैं कर रही थी, लेकिन ये साड़ी तो पहले से ही जली हुई है। ये देखिए। हाँ, ये आपने क्या किया? मम्मी! वो साड़ी लेकर अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी ये देखो जरा, आपकी लाडली बहू ने क्या किया? आपकी ये नई साड़ी प्रेस करते हुए जला दी। सत्यानाश, ये तूने क्या किया बहू? नई साड़ी जला दी? नहीं माँ जी, ये साड़ी मेरे पास आने से पहले ही जली हुई थी। भाभी कितना झूठ बोलती हो तुम। ऐसे झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई जरूरत नहीं है मुझ पर यूं झूठे इल्जाम लगाने की। आपको मम्मी की साड़ी प्रेस नहीं करनी थी तो साफ साफ कह देती, इसे जलाने की जरूरत क्या थी? सीमा अब शांत हो गई। वो जानती थी कि नैना झूठ बोल रही है, लेकिन वो चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि नैना की आदत थी वो हर छोटी बात का बड़ा मुद्दा बना दे। अब दूसरी साड़ी पहन कर जाना पड़ेगा। शांति देवी कीर्तन में चली गई और इसके बाद नैना भी अपनी सहेली रिया के साथ शॉपिंग पर चली गई और सीमा घर के कामकाज में लग गई। फिर एक रोज दोपहर में शांति देवी आंगन में धूप सेक रही थी। तभी नैना उसके पास गई। मम्मी, आपको पता है भाभी ने आज फिर आटा ज्यादा गीला गूंथ दिया। 2 बजे तक उनकी रोटियां ही नहीं बनी। ये सीमा का रोज रोज का ढीलापन ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ना जाने आजकल उसका ध्यान कहाँ रहता है, सब काम में गड़बड़ करने लगी है। गुस्से में शांति देवी अंदर जाती है। सीमा, ये क्या सुन रही हूँ मैं कि रोटियां देर से बनी? तुझे अब खाना बनाने में भी होश नहीं रहता है क्या? अरे काम ही कितना होता है घर में। हमारे जमाने में तो औरतें घर के काम तो चलते फिरते कर देती थी और सारा दिन खेत में काम करती थी, वो अलग। लेकिन तुम आजकल की बहुएं, न तुमसे 2 रोटी भी वक्त पर बन जाए तो वही बड़ी बात है। सीमा ने गहरी सांस ली। माँ जी, वो रिद्धि को बुखार था, पहले उसके लिए खिचड़ी बनाई थी, फिर उसे दवाई पिलाई, बस इसीलिए थोड़ी देर हो गई। उफ भाभी, आपके पास भी ना बस बहाने ही बहाने होते हैं। अच्छा होता अगर पहले रोटियां बना लेती। बच्चे तो हर रोज थोड़े बीमार होते ही हैं। अब सीमा का दिल भर आया। बच्चे की बीमारी को बहाना कहना उसे बहुत चुभा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त उसने खाना भी नहीं खाया। शाम को सीमा का पति रोहन काम से घर आया। अरे क्या बात है, सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं?
भैया भाभी का कोई काम ढंग से नहीं होता, आप कहते नहीं उनसे कुछ। रोहन ने देखा कि सीमा का चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ सीमा? किचन में काम करने चले। देखो भैया कैसे मुंह बना हुआ है मैडम का, ऐसे ही हमसे भी उखड़ा हुआ रहता है। यहाँ तक कि आपके जाने के बाद तो मम्मी से भी ढंग से बात नहीं करती है। रोहन नैना और सीमा दोनों का ही स्वभाव अच्छे से जानता था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। लेकिन नैना तो अपनी आदत से मजबूर थी, वो भला यहीं पर कहाँ रुकने वाली थी। वो तो हमेशा अपनी माँ के कान भरती रहती। अब सास बहू के बीच जो प्यार पहले था वो कहीं न कहीं खत्म होता जा रहा था, और दोनों के बीच बढ़ती दूरियां देख अब नैना कहीं न कहीं खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। नैना की चुगली करने की आदत अभी भी नहीं जा रही थी। फिर एक रोज, हे भगवान सत्यानाश, ये भाभी तो हमारे घर को डुबोकर ही मानेगी। मम्मी यहाँ आओ, देखो तो जरा भाभी ने चावल जला दिए। अब सीमा रोज रोज की चुगली की इस आदत से परेशान हो चुकी थी। फिर उसने गुस्से में कहा, नैना आज मैंने कुछ नहीं जलाया, तुम हर बात को तोड़ मरोड़ कर माँ जी के सामने क्यों पेश करती हो। अपनी भाभी की ऊंची आवाज देखकर नैना चौंक गई। ओहो, आज तो भाभी की आवाज ऊंची हो गई। मम्मी आपने सुना? हाँ माँ जी ने सुन लिया, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। घर का काम हर समय करती हूँ, लेकिन तुम हर बात की चुगली करके घर में जहर घोल देती हो। अब शांति देवी को सीमा की बात भी सच लगने लगी, लेकिन तभी नैना ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर झूठ मूठ का बखेड़ा शुरू कर दिया। हाँ, मैं तुझे तो झूठ बोलती हूँ ना। अब शांति का मन एक बार फिर पिघल गया और उसने सीमा को ही दो बातें सुना दी। फिर एक रोज नैना फोन पर, अरे मेरी माँ तो मेरी मुट्ठी में है, उन्हें अपनी बहू से ज्यादा मुझ पर भरोसा है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही वो करती है। आज तक मैं हमेशा भाभी की चुगलियां करती आई हूँ, उन्हें उनके खिलाफ भड़काती आई हूँ, लेकिन उन्हें मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। और पता है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अब मैं जो मर्जी उनसे अपनी बात मनवा सकती हूँ। जब नैना अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी तब शांति देवी और रोहन उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और वो गुस्से में कहती है, शर्म आनी चाहिए तुझे नैना, अपनी भाभी की चुगलियां अपनी माँ से करती रही। अगर तेरी जैसी बेटी घर में होना तो उस घर में कभी खुशियां टिकी नहीं पाए। नैना तुम पढ़ी लिखी हो, इतना समय भाभी की सच्ची झूठी चुगली करने में खर्च करती हो, तुम्हें पता है तुम्हारी आदत घर का माहौल बिगाड़ती है। इससे तो अच्छा होगा तुम कोई नौकरी कर लो, क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल सही कहा बेटा। नैना तेरी भाभी अपना घर, अपना मायका, यहाँ तक कि अपने माता पिता को छोड़कर आई है यहाँ। वो इस घर की लक्ष्मी है। तू अपनी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार कर। अगर हम अपने घर की लक्ष्मी पर ही अत्याचार करेंगे तो इस घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। और ये मत भूल कि तू भी एक लड़की है और कल को तू भी किसी की बहू बनेगी। अब चल और जाकर किचन में खाना बना। अब से तू बिल्कुल भी खाली नहीं बैठेगी। जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती तो अपनी भाभी के काम में बराबर की मदद करेगी। उस दिन के बाद जब तक नैना की नौकरी नहीं लगी, उसे अपनी भाभी के साथ हर काम में बराबर मदद करवानी पड़ी। अरे कुछ नहीं, नकली चोटी लगाकर आती है वो, मुझे सब पता है। एक दिन मैंने वॉशरूम में देखा था, इतने छोटे छोटे बाल थे उसके, और फिर जब वो क्लास में आई तो भाई साहब ये लंबी चोटी। मैं तो तभी समझ गई थी तुम लोग फालतू में ही उसके बालों की हाइप क्रिएट करती रहती हो। अरे पागल बनाती है वो तुम सबको। दिव्या ऐसी ही थी, जब तक वो दिन भर में 4-5 बातें इधर की उधर और इधर की उधर ना कर ले, उसका खाना ही हजम नहीं होता था। अपनी इसी आदत से उसने अपनी कई सहेलियों को आपस में लड़वा दिया था। पर ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर दिव्या की शादी हो गई। अब मेरी बात सुनो ना। हाँ हाँ भाई, क्या हो गया? तब से दिमाग खाए जा रही हो। दिमाग नहीं खा रही हूँ, कुछ बताना चाहती हो। रोहन लो, बैठ गया सब छोड़ छाड़ के, बताओ क्या बात है। वो गली नंबर 4 की शर्मा आंटी को जानते हो ना? वो जो मोटी सी है? हाँ हाँ वही। अरे बहुत ही बुरी औरत है वो। एक तो खा खा कर मोटी हो गई है, ऊपर से सबसे चुगली करती फिरती है। तुमने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बैठा है? नहीं, ये बताने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि उस मोटी की लड़की भाग गई है। भाग गई मतलब? अरे उसका किसी लड़के से चक्कर था तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। हाँ तो ठीक ही किया उसने। अरे पर वो लड़का ब्राह्मण भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? वैसे दिव्या, ये जो तुम कर रही हो ना, इसे भी चुगली ही कहते हैं। हाय कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं चुगली कर रही हूँ? अरे इसे चुगली नहीं कहते, इसे तो वो हाँ बताओ ना, क्या कहते हैं? इसे तो बस बात बताना कहते हैं, और क्या। तुम भी ना गजब करती हो। चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, और तुम ना जरा अपनी ये आदत छोड़ दो यहाँ से वहां करने की, वरना किसी दिन बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगी। हाँ ठीक है, जाओ आप। अब तो बात ही करना बेकार है। अपने पति से बहस करने के बाद दिव्या कपड़े प्रेस करने लगती है। फिर उसी शाम, अरे दिव्या इधर तो आओ। जी मम्मी जी, मैं और तुम्हारे पापा मंदिर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी,
एक मिनट, वो मंदिर के पास जो लड़की बैठती है ना, फूल बेचने वाली, अरे वो गोरी सी। कौन? आरती? हाँ, क्या हुआ उसे? उससे प्रसाद मत लेना आप लोग। क्यों भाई, क्या बुराई है उसके प्रसाद में? हाँ, और हम तो इतने सालों से उसी की दुकान से प्रसाद ले रहे हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, पता है वो विधवा है। नहीं, वो तो सिंदूर लगाती है, मुझे याद है अच्छे से। हाँ, वो इसलिए ताकि उसकी दुकान चलती रहे। मतलब ये कि प्रसाद तो हमेशा सौभाग्यवती से ही लेना चाहिए ना। मुझे तो किसी ने बताया कि उसका पति तो 2 साल पहले ही मर गया था, पर फिर भी उसने सिंदूर लगाना नहीं छोड़ा। अब बताइए, ऐसी धोखेबाज औरत से प्रसाद लेंगे क्या आप? ओहो दिव्या, तुम भी ना, मतलब किसी ने तुम्हारे कानों में कोई बात डाल दी और तुमने यहाँ उड़ेल दी। क्यों? उड़ेली नहीं है पापा जी, मैंने तो बस करो दिव्या, पता नहीं तुम्हारी ये आदत कब जाएगी। ये कहकर महेश और रीना मंदिर के लिए निकल गए। उधर दिव्या धीरे से बड़बड़ाने लगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो इनके भले की बात कहो, ऊपर से ये सब लोग कहते हैं कि मैं चुगली करती हूँ। अरे ये कोई चुगली है भला? मेरी तो कदर ही नहीं है इस घर में। दिव्या गुस्से में रसोई में गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। फिर उसने जैसे ही फ्रिज खोला, लो सब्जी नहीं है तो खाना क्या बनाऊं, अब मुझे ही सब्जी लानी पड़ेगी। झल्लाई दिव्या ने झट से झोला उठाया और घर में ताला लगाकर सब्जी मंडी की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। तभी वो एक आदमी से जोर से टकरा गई। टक्कर की वजह से वो दोनों ही गिर पड़े और फिर माफ करना बेटी, तुम ठीक तो हो ना? दिखता नहीं है क्या आपको अंकल? उफ, ये सारे बुढ़े एक जैसे होते हैं। एक मेरे ससुर जी ने दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, उन्हें उस प्रसाद वाली में कोई बुराई नहीं दिखती, और एक आप जिन्हें रास्ते में चलते लोग दिखाई नहीं देते। अरे बाप रे, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटी। मेरी सेहत की चिंता आप मत करो और जाकर अपनी आंखों का चेकअप कराओ। वो गली देख रहे हैं, वहाँ डॉक्टर गुप्ता बैठता है, उसके पास मत जाना, चाहे कहीं भी चले जाना। क्यों भाई, क्या बुराई है उसमें? अरे ढोंगी है ढोंगी। पिछले साल उसकी दुकान पर स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ा था, डिग्री विग्री सब फर्जी निकली थी उसकी, लेकिन यहाँ के बेवकूफ लोग फिर भी उसी के पास जाते हैं। बताओ। ठीक है, नहीं जाऊंगा उसके पास। दिव्या ने रंगा के सामने गुस्से से हाथ जोड़े और वहाँ से भन्नाती हुई निकल गई। लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर गुप्ता की बुराई करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर रात को, हाँ जी मैडम, शादी को 40 साल पूरे होने वाले हैं, बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है, फिर हम अपनी पसंद से लेकर आएंगे तुम्हारे लिए तोहफा। अच्छा जी, ऐसा क्या खास है? खास तो है, पर अभी नहीं, 2 दिन बाद दिखाएंगे, शादी की सालगिरह वाले दिन। रसोई के बाहर बैठकर महेश और रीना एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो रसोई में काम कर रही दिव्या सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद, क्या दे रहे हो गिफ्ट में मम्मी पापा को? ओ शिट, मैं तो भूल ही गया कि उनकी एनिवर्सरी है। कल ही कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता हूँ। आप ना अपने पापा से सीखो, कितने साल हो गए उनकी शादी को, वो तब भी मम्मी जी से कितना प्यार करते हैं। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अरे फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैंने तुम्हें सोने की अंगूठी दी थी। हाँ, तो इतना बड़ा गिफ्ट भी नहीं ले आए थे तुम मेरे लिए। दिव्या को ये भी नहीं पता था कि उसके ससुर उसकी सास को क्या गिफ्ट देने वाले हैं, पर वो उससे पहले ही अपने पति से भिड़ गई। लड़ाई हुई तो दिव्या गुस्सा होकर घर से बाहर पार्क में जाकर बैठ गई और वहीं बेंच पर एक पुराने से कपड़ों में एक लड़की बैठी रो रही थी, जिसे देखकर दिव्या ने अपना गुस्सा कुछ कम किया और उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। अरे बताओ भी। दीदी, मेरा नाम महिमा है और मैं गली नंबर 5 में रहती हूँ। वहाँ मेरा ससुराल है, पर मेरे ससुराल वाले बहुत खराब है। मैं दिन भर काम करती हूँ लेकिन किसी को मेरी कदर ही नहीं है। हाँ बहन, बस यही हालत मेरी भी है। अरे मेरी एक सहेली है, उसकी किस्मत पता है कितनी अच्छी है कि। दिव्या महिमा को अपनी सहेली की बात बताने लगी और महिमा भी बहुत चाव से सुनने लगी। अगले दिन वो फिर मिली। अच्छा महिमा, मैं चलती हूँ, आज ना मेरे सास ससुर की शादी की सालगिरह, बड़ी तैयारी करनी है। बड़े लकी हैं आपके सास ससुर जो ने आप जैसी प्यारी बहू मिली। जाओ आप दीदी, हम कल मिलते हैं। अपनी तारीफ सुनकर दिव्या फूली नहीं समा रही थी। उधर शाम को घर पर केक कटा और फिर, लो जी रीना जी, आज मैं आपको ऐसा तोहफा देने वाला हूँ जो आपका बरसों का सपना था। ये लो। है इतना प्यारा हार, क्या ये? हाँ, पूरे 11 तोले का है, 9 लखा। यही चाहती थी ना आप? 9 लखा हार देखकर दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उस रात दिव्या ने अपने पति से 9 लखे हार पर फिर लड़ाई कर ली और फिर अगले दिन वो फिर जाकर महिमा से मिली और उससे चुगली करने बैठ गई। 1 हफ्ते बाद जब दिव्या महिमा से मिलने आई तो महिमा उसे कहीं नहीं मिली। अपनी चुगली पार्टनर को ना देखकर वो उदास हो गई और घर आ गई। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची वहाँ तो कोहराम मचा हुआ था।
अरे ऐसे कैसे खो गया है? अरे भगवान, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अभी तक, पूरे 9 लाख का था वो। माँ याद करो माँ, कहाँ रखा था? अरे उसी जगह रखा था, जूते की रैक के पीछे बनी छुपी दराज में। पापा कहीं हार चोरी तो नहीं हो गया ना? अरे ऐसे कैसे चोरी हो जाएगा? पहली बात तो हम चारों के अलावा उस दराज के बारे में किसी को पता नहीं है, और दूसरा चोर आएगा तो कुछ और भी तो चुराएगा ना। अरे सब ऐसे ही रखा है, कुछ चोरी नहीं हुआ उस 9 लखा हार के सिवाय। इतना सुनते ही दिव्या वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ गई। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते होंगे ना दीदी? अरे हाँ, 1 नंबर के कंजूस पति हैं। पता है मेरे ससुर ने 40 सालों बाद मेरी सास को 9 लखा हार दिया है, सोचो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर दीदी आगे जाकर तो वो हार आपका ही होगा ना? क्या बात कर रही हो दीदी, उस हार को आपने छूकर भी नहीं देखा क्या? कहाँ यार, वो हमारे घर में एक छुपी हुई दराज है जूते स्टैंड के पीछे, उसकी एक ही चाबी है जो सास हमेशा अपने पास रखती है। मुझे तो कभी फटकने भी नहीं देती उस रैक के पास। दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गई थी कि उसने अपनी चुगली की आदत से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब ना तो वो हार उसकी सास का था और ना उसका, पर हिम्मत करके उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई और फिर पुलिस को, और किस्मत से हुलिये के आधार पर पुलिस ने महिमा और एक आदमी को पकड़कर हार बरामद कर लिया। आप तो वही अंकल है ना? हाँ, मैं चोर हूँ, और जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी तभी मैं समझ गया था कि तुम बहुत बेवकूफ हो, और मैंने ही महिमा को तुम्हारी दोस्त बनने को कहा था। पर हमारी किस्मत खराब निकली कि हम हार चुराकर भाग नहीं पाए। पापा जी, मम्मी जी, रोहन, आप सब मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी की चुगली नहीं करूंगी और अपनी आदत भी बदल दूंगी। पक्का ना? अगर ऐसा है तो तू ये हार पहनकर देख सकती है। और फिर वाकई दिव्या ने चुगली करना छोड़ दिया और हमेशा खुश रहने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।